हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित एक बार फिर से आपका अपने YouTube जी हाईटेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ तीनों हाई स्कूल के अनसॉल्व्ड 2022 के सेट सातों कराने के लिए आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए मैथ का अनसॉल्व्ड 2022 सेट फर्स्ट होगा। आप अनसॉल्व चाहे जिस कंपनी का खरीद लीजिए, अग्रवाल का ले लो चाहे एचएम का ले लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन तो आपके सारे वही होंगे ना, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चाहे जो भी अनसॉल्व ले सकते हैं, ठीक है। तो आज हम आपको कराएंगे मैथ का अनसॉल्व सेट नंबर फर्स्ट सन 2022 का, आपके 2023 के लिए परीक्षा के लिए, ठीक। तो बने रहेंगे हमारे YouTube चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ में। तो आप सभी लोग कॉल करके बैठ जाइए और बेतैयारी के साथ, क्योंकि आपको अगर सातों सेट कंप्लीट आते हैं, जो मैथ के सातों सेट हैं वो अगर आपको बेहतरीन तरीके से आते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि 90+ स्कोर आपके हाथ में है। अगर आपको हर एक सवाल, हर एक तरीका, हर एक फार्मूला आपको आता है बेहतरीन तरीके से, हमारी उम्मीद यही रहेगी कि हम आपको बेहतर से बेहतर चीज़ देने की कोशिश करेंगे। कम समय पे कुछ ज़्यादा चीज़ें आपको बताएंगे, क्योंकि अब आपके पास में समय बहुत ही कम बचा हुआ है। तो आप जुड़ जाइए, सभी लोग जितने भी विद्यार्थी हमारे हैं सभी जुड़ जाइए सभी लोग, और खोल करके बैठ जाइए सन 2022 का सेट नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, लिखा है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। पहला क्वेश्चन तुमसे यही पूछ रहा है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या तुमसे पूछी है, ऑप्शन में लिखा है 0, 1, 2, 8। 0 लिखा है, 1 लिखा है, 2 लिखा है और 8 लिखा हुआ है। अभाज्य संख्या पूछी है तुमसे, अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या पूछी है? अभाज्य संख्या। ये तुम्हारे पास में अभाज्य संख्या, तो 0 तो है नहीं, 1 है नहीं, 2 हमारे पास में कैसी है? अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 के फैक्टर होते हैं 2, ठीक है। ऐसी संख्या है जिनके कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। आगे बात समझ में? तो 2 वाला ऑप्शन पे आपको टिक करना है अभाज्य संख्या में। तो ये पहला सवाल हो गया आपका। दूसरा सवाल आपके पास में क्या है? दूसरे सवाल की तरफ रुख करिए। लिखा है कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3, दूसरे खा वाला, पहले का खा पार्ट देखिए आपके पास में लिखा है 3x² - 2x + 1/3 = 0। इस कह रहा है कि का विवितकर होगा। विवितकर सभी को पता है कि विवितकर क्या होता है? विवितकर पता है सभी को क्या होता है? नहीं पता ना किसी को? तो विवितकर के लिए फार्मूला आपके पास में होता है D = B² - 4AC। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, ये होता है विवितकर का फार्मूला। आप लोग याद कर लीजिए कि ये विवितकर का फार्मूला होता है, विवितकर का सूत्र। सभी लोग रट लेंगे, बिल्कुल रट लेंगे। एक सवाल आपके पास आने वाला है, यहाँ पर विवितकर ही आपसे पूछा है सवाल में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपको समीकरण दी गई है उसको द्विघात समीकरण से आपको तुलना कराना है। द्विघात समीकरण क्या होती है सर, ये बता दीजिए। तो द्विघात समीकरण होती है ax² + bx + c = 0। जो समीकरण आपको दी गई है उसको ax² + bx + c = 0 से तुलना कराओ, a b c के मान निकालो, बाद में अपने विवितकर में रख दो आकर के, d का मान निकल के आ जाएगा। कंपेयर कराते हैं तो x² है तो a की जगह पे कितना लिखा हुआ है? 3, तो a = 3 होगा। x की जगह पे x है तो b की बात करते हैं तो b का मान -2 है, और c की बात करते हैं तो 1/3 लिखा हुआ है आपके पास में। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम ये उठा करके अपने फार्मूले में रखते हैं तो d = b², b की वैल्यू है -2 का स्क्वायर, -4 इंटू में a की वैल्यू है 3 इंटू में c की वैल्यू 1/3। 3 से 3 खत्म होगा तो d = 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, -4 की 1 से गुणा करोगे तो 4 कम 4 होगा, 4 से 4 खत्म होगा, तो d का मान कितना आ जाएगा? 0। किस किस को समझ में आया ये सवाल? जिस को सवाल समझ में आया है वो कमेंट करके जरूर हमें बताएंगे कि सर ये सवाल हमें समझ में आ गया है, कि d = आपने सर 0 हमको दिखा दिया है। किसी को कोई दिक्कत है इस सवाल में? नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं। ये खा वाला हो गया, और गा वाले सवाल में देखो क्या उसने दे रखा है। गा वाला सवाल देखो, पहले का गा वाला सवाल उसने कहा है कि sin a बराबर, क्या लिखा है कि sin a = 3/5
5 है। कितना? 3/5 है। तो cos A का मान ज्ञात कीजिए। काहे का मान निकालना है? cos A का मान निकालना है आपको। तो बहुत ही सिंपल, आपको आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा कि एक फार्मूला कि सबका मालिक एक, सबके मालिक एक की बात करें तो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर में होता है 1। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, त्रिकोणमिति का है कि sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A बराबर में 1। किसी को कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताएंगे। अब देखो यहाँ पे तुम्हें दिया क्या गया है। सबसे पहले ये चीज़ देखो कि हमें दी क्या जाती है। ठीक, दिया गया है कि sin A की वैल्यू 3/5 है। हमसे मान काहे का पूछा है? cos A का मान पूछा है। तो cos A यहाँ से निकाल लो। cos स्क्वायर A बराबर में 1, ये वैल्यू उधर उठा के लिए जाओ तो माइनस में sin स्क्वायर A बचेगी कि नहीं बचेगी? हमसे cos A पूछा है ना कि cos स्क्वायर A पूछा है। तो यहाँ स्क्वायर चढ़ा है तो यहाँ से हटाओगे तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा। तो cos A बराबर √1 माइनस sin स्क्वायर A। सभी लोग बताएंगे, पहले यहाँ तक दिख रहा है सभी को? दिखने में तो कोई किसी को दिक्कत नहीं हो रही है, दिख रहा होगा उम्मीद है कि cos A बराबर √1 माइनस sin स्क्वायर A। अब इसी में आपको फार्मूला अपना पुटअप कर देना है और काम आपका हो जाएगा। फार्मूला आपका बन के आ चुका है, हम यहाँ लिखते हैं cos A बराबर √1 माइनस sin स्क्वायर A। ये बना, आप अपनी वैल्यू रख दीजिए, काम खत्म। 1 माइनस sin A का मान कितना है? 3/5। तो sin की जगह पे रख दो 3/5, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो। अंडर में 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। इसके नीचे 1 मान लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 25 की 1 से तो 25 1 हो जाएगा, माइनस में 9 हो जाएगा, अपान में 25 हो जाएगा। इसका जब हम वर्गमूल लेंगे तो 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो 16 आएगा, अपान में 25 आ जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 होता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है। ये वैल्यू आपके पास में आ गई cos A की। किस किस को ये सवाल समझ में आ गया जरा हमें बताएंगे कमेंट करके। किसी को कोई दिक्कत? फार्मूला तुम्हें आना चाहिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। आपको कभी भी सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। अगला सवाल देख लेते हैं क्या हमसे पूछा गया है। अगला सवाल हमसे कह रहा है घा वाला सवाल। देखो क्या कह रहा है तुमसे। पहले के घा वाले पार्ट में देख लेते हैं क्या बोल रहा है। वो कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। अब देखो समरूप त्रिभुज, पहले तो एक ये त्रिभुज बना लो, समरूप त्रिभुज हो गया। ये इसका नाम दे दो A B C, और एक तुम्हारे पास में बिल्कुल हूबहू समरूप, जिसके रूप समान हो उसी को हम समरूप त्रिभुज बोलते हैं। इसका नाम दे दो P Q R। ये एक दूसरे के कैसे हैं? समरूप हैं। ये कैसे हैं? समरूप हैं। तुम्हारे पास में इनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 4 है और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 9 है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है तुमसे। एक फार्मूला हम तुमको लिखाए दे रहे हैं, याद रखना हमेशा, कभी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो उनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो अंडर रूट में लिखना, अंडर रूट में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये अंडर रूट में होता है, बटे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर में होता है भुजाओं का अनुपात। अब इसकी कोई एक भुजा ले लो, कोई भुजा इसकी ले लो, तो इसकी भुजा ले लेते हैं AB और इसकी भुजा ले लेते हैं PQ। इतनी बात समझ में आ गई। तुमको काहे का अनुपात दिया गया है? त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल है 4 और 9, तो अंडर रूट में 4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, PQR का क्षेत्रफल 9 है, बराबर में AB बटे में PQ। अब हम 4 का वर्गमूल निकालें तो 2 निकलेगा, 9 का वर्गमूल निकालें तो 3 निकलेगा। तो भुजाओं का अनुपात आपके पास में आ जाएगा 2:3। किस किस का आंसर ये आ रहा था? जिसका आंसर ये आ रहा था वो लोग सही हैं, बाकी सभी लोग गलत हैं। तो कमेंट करके आप लोग हमें बताएंगे कि किस किस का ये आंसर आ रहा था। सभी का आंसर आ रहा है? सभी का आंसर आ रहा है ना? ये ठीक, अच्छी बात है, सभी का आंसर आना भी चाहिए। अगला सवाल देखो तुमसे क्या बोल रहा है। अगला सवाल तुमसे कह रहा है अंगा वाला, पहले का अंगा पार्ट। ये अंगा पार्ट देखो पहले का क्या कह रहा है सवाल तुमसे कि 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। वैल्यू क्या दी गई है आपको? 3, 4, 6, x, ये 4 वैल्यू आपके पास में दी गई हैं। ठीक है,
3, 4, 6, x, इसका तुम्हें समांतर माध्य दिया गया है। समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य आपको दिया गया है 5। कितना समांतर माध्य आपको दिया गया है? 5 समांतर माध्य आपको दिया गया है 5। फार्मूला आपको पता है कि समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर पदों का योग, क्या होगा? पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये फार्मूला आप सभी लोगों ने पढ़ा है ना। समांतर माध्य कितना है? 5 है। पदों का योग, कितने पद हमारे पास में, इनका योग कर दो, 3 + 4 + 6 + x बटे में पदों की संख्या, तो 1 2 3 4 पद हैं, 4 बटे में लिख दो। इस 4 की इस 5 से गुणा कराओगे तो 4 पंचे 20 बनेगा, बराबर 4 3 7 6 13 हो जाएगा, 13 + x बन जाएगा। ये 13 इधर आएगा तुम्हारे पास में, तो 20 - 13 बराबर में x आएगा, तो 20 में से 13 घटेगा तो x की वैल्यू आपके पास में 7 आ जाएगी। किस किस को समझ में आ गया ये सवाल? 7 वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। अब आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि हम इसको अब इरेज करने वाले हैं। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। सवाल सभी को समझ में आ गया? 3 4 6 x, समांतर माध्य 5 था, पदों का योग बटे पदों की संख्या, सभी को समझ में आया बेहतरीन तरीके से। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं, ठीक है। अब ये 1-2 दिन में तो हो ही जाएगा, एक अनसॉल्व आपका मैथ का 2 दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो घबराएंगे नहीं, 2 दिन में हम आपको एक अनसॉल्व लगवा दिया करेंगे पूरा, ठीक। अभी 16 दिन है आपके पास में, बहुत बेहतरीन सा है समय आपके लिए, पीक टाइम है। जितने बढ़िया आप अनसॉल्व सॉल्व कर लेंगे उतने आपको बेहतरीन नंबर मिलने की संभावना है। बेहतरीन नंबर मिलेंगे आपको सभी लोग, बट बने रहना है आपको हमारे यूट्यूब चैनल जी आई टेक क्लासेस के साथ में। पहला है तुम्हारे, फिर अगला है पहले का चा वाला तुमको दिया गया है सवाल। देखो लिखा है कि 2 बिंदुओं 2,3, 2 बिंदु तुमको दिए गए हैं, एक 2,3 बिंदु दिया गया है, एक तुम्हें बिंदु दिया गया है 4,1। 2 बिंदुओं 2,3 4,1 के बीच की दूरी होगी। बीच की दूरी पूछा है, तो बीच की दूरी का फार्मूला याद रख लो सब लोग, d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये बीच की दूरी का फार्मूला आप सभी को याद रखना है। अब जो तुमको मान दिया गया, इसको एक x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो, और फार्मूला लगा दो। आराम से मान रख करके सॉल्व कर सकते हो। x2 की वैल्यू कितनी है 4, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2, इसका कर देना है होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है 1, माइनस y1 की वैल्यू है 3, इसका कर देना है होल स्क्वायर। तो √4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर, बराबर √2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 4 4 हमारे पास में 8 बन जाएगा। 8 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का वर्गमूल मिल रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा, √ में बचेगा 2, बीच की दूरी हो जाएगी 2 √2 मात्रक। किस किस को ये सवाल समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से बताएंगे सभी लोग कमेंट करके। अगर आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत होती तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके आप हमें ज़रूर बता सकते हैं अगर आपको कहीं पर भी सवाल समझने में दिक्कत हो रही है, ठीक। आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए, हम आपको पूरा आंसर कराएंगे, बस आप बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल जी आई टेक क्लासेस के साथ में। ये पहले के आपके 5 पार्ट थे, हो चुके हैं। अब आपको आता है पार्ट, आपका अगला आ जाता है 2 में। 2 के का में जाइए, ठीक है, और देखिए उस पर लिखा हुआ है कि सभी खंड कीजिए। लिखा है कि नहीं लिखा है? सभी खंड। ये 5 ऑब्जेक्टिव थे, अब की बार तो 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके पास में, ठीक है। तो काम तो सभी को आसानी से ही करना है, ठीक है। जितने आप बढ़िया बेहतरीन सा पेपर करेंगे उतने आपको बेहतरीन से नंबर मिलेंगे, और जब नंबर अच्छे होते हैं तो आपकी मार्कशीट देखने में अच्छी लगती है और आपका भी दिल खुश रहता है, ठीक है। इसीलिए पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो, पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बीच बीच में हम आप लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं। अगला सवाल आपके पास में है कि यदि द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण आपको दी गई है x² - 2kx
माइनस 6 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण दी गई है। कह रहा है कि का एक मूल 3 है। अगर हम एक मूल मान ले 3 है तो हमसे कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। एक मूल की बात कर रहा है, मतलब एक x की वैल्यू मुझे दी गई है और मुझे k की वैल्यू को फाइंड कर देना है। तो जो भी मान दिया गया x बराबर 3 वो उठा करके आपको अपनी समीकरण में रख देना है। सॉल्व कर लो, k का मान आ जाएगा। रख के जरा देखते हैं x की जगह पे, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2k, x की जगह पे हम 3 रखते हैं, माइनस का 6 बराबर में 0। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, माइनस 3 दूना 6 k आएगा, माइनस का 6 बराबर में 0। 9 में से 6 घटेगा तो 3 बचेगा, माइनस का 6 के बराबर में 0। अब ये बराबर के उधर ले जाओ तो प्लस में हो जाएगा, तो 3 बराबर में 6 के हो जाएगा। मुझे के की वैल्यू चाहिए, जो भी के गुणे में होता है इसके बटे में आ जाता है, तो 3/6 आ जाएगा। 3 अक्कम 3, 3 दूना 6, तो के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 1/2। किस किस को ये सवाल समझ में आ गया? ठीक है, जो भी सवाल आपको समझ में ना आए वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये दूसरे का का वाला पार्ट था, अब हम दूसरे का खा वाले पे चलेंगे आकर के। ठीक है, मेरी उम्मीद है कि मैं 2 दिन में आपको अनसॉल्व करवा दूं और आपका ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट ना हो। ठीक है, तो 30 से 35 मिनट की मेरी क्लास रहेगी, उस पे मैं आपको ये लगभग 4-5 पार्ट में आपके करा दूंगा, फिर नेक्स्ट डे में करा दूंगा। ठीक है, अगले सवाल को देखो। दूसरे के खा वाले में क्या दिया गया है? तुम्हें दिया गया है कि 2 tan 30, सवाल है 2 tan 30 बटे में 1 + tan स्क्वायर 30, 1 + tan स्क्वायर 30। ये क्वेश्चन अगला दिया गया, दूसरे का खा वाला दिया गया कि नहीं दिया गया सभी के पास में? बताएंगे सभी लोग? सभी को बताओ। सारडी आती है, सारडी में मान आते हैं, साइन कास टेन तो बिल्कुल 100% आपको आने ही चाहिए। ठीक है, कि साइन 0 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है। बस 90 तक आप याद कर लीजिए, आपका एक सवाल फंस जाएगा। 1 से 2-3 सवाल फंसते हैं अगर के ट्राइग्नोमेट्री के। ठीक है, तो घबराएंगे नहीं सभी लोग। मैं बता रहा हूँ आपका इसका सलूशन। आप सलूशन देखो इसका। 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे में 1 प्लस फिर tan 30 लिखा है 1/√3, इसका कर दो तुम स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लो। ऊपर की गुणा करोगे तो 2 बटे में √3 बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा। इसके नीचे 1 मानोगे, लासा लेकर के इसको सॉल्व कर दोगे तो ये बचेगा 2/√3 और बटे में आ जाएगा 3 कम 3, 3 और ये कितना हो गया 4/3। अब तुम्हें ये तो पता ही है, सिखाया गया है कि सर ने सिखाया है कि 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा गुणे में और बटे में आ जाएगा 4। 2 से इसको हम काट देते हैं, 2 दूनी 4। हमारे पास में ऊपर बचेगा 3, तो हम लिख सकते हैं 3 को √3 गुणे √3, क्योंकि √3 और √3 की गुणा कराओगे तो आपके पास में 3 आएगा। ये वही 3 लिखा हुआ है, नीचे लिखा हमारे पास में 2 √3 से √3 खत्म होगा, मान निकल के आ जाएगा √3/2 और यही आपका हो गया आंसर। किस किस को ये बात समझ में आ गई? ये वाला सवाल किस किस को समझ में आ गया? मैं उम्मीद करता हूँ मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको लेकर के चल रहा हूँ। ठीक, तो ये तीनों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मैं इसे इरेज करने वाला हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 टेक अप स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक, देखो जितने आप बेहतरीन प्रैक्टिस करेंगे मैथ में उतने आपको सवाल आएंगे, उतने आपको न्यूमेरिकल आएंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, जब सवाल आपको अच्छे आने लगेंगे तो आपका भी चस्का बनेगा, चस्का बनेगा तो आपका मन लगेगा, मन लगेगा तो आप समझते हैं मार्कशीट आपकी सज जाएगी। ठीक है, अब गा वाले की बात कर लेते हैं। दूसरे का खा हो गया और दूसरे के गा की बात करते हैं। दूसरे का जो गा वाला दिया गया है, देखो अभी मैंने आपको ये सवाल बताया था, अभी मैंने इसका फार्मूला आपको बताया था। कह रहा है कि यदि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, अब यहाँ पे समरूप त्रिभुज जो है उनका क्षेत्रफल दिया गया है, तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी तो मैंने सवाल लगवाया आपको, बिल्कुल वही सवाल तुमसे पूछ दिया गया, तो अब हम फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट आपको बताते हैं कि √AB त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल बराबर भुजाओं का अनुपात, भुजा मान लेते हैं AB बटे में PQ। अभी ये तुम्हारा बहुविकल्पी में सवाल था, अब तुमसे फिर से पूछ लिया 1 नंबर में। ठीक है, तो अब कह रहा है इसमें कि क्षेत्रफल क्रमशः 169 दिया गया, एक का 169 क्षेत्रफल दिया गया है और एक का क्षेत्रफल तुम्हें दिया गया है
एक का क्षेत्रफल 225 है, एक का 225 है। पूछ रहा है कि भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ए बी बटे पी क्यू तुमको निकालना है। 169 का वर्गमूल 13 होता है, 225 का वर्गमूल 15 होता है, तो ए बी बटे पी क्यू, और यही तुम्हारा अनुपात हो गया भुजाओं का। बस ये तुम्हारा आंसर चिपका देना है तुमको। दूसरे के घाव पे बात कर लेते हैं कि दूसरे का घाव वाला क्या कह रहा है हमसे। दूसरे का घा से घड़ी कह रहा है कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 15.6 किलोग्राम है। तो व्यक्तियों की संख्या तुमको दे दी गई है कि व्यक्तियों की संख्या सबसे पहले लिखा करो, जितने बढ़िया लिखते हो उतने बढ़िया आपको नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। तो व्यक्तियों की संख्या आपको दी गई है 12, उनका समांतर माध्य कितना दिया गया है, समांतर माध्य बराबर 45.6 किलोग्राम ये दिया गया है, उनका माध्य दिया गया है। पूछ रहा है कि उन भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। तुमको बताना है योगफल, क्वेश्चन मार्क, ठीक, क्वेश्चन मार्क। फार्मूला तुमको अभी मैंने सिखाया कि समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। अभी मैंने सिखाया था पदों की संख्या, यही फार्मूला होता है। समांतर माध्य तुमको दिया गया है 45.6, बराबर में पदों का योगफल तुमको निकालना है। तो योगफल ऐसे लिखा रहने दो, बटे में पदों की संख्या तुमको दी गई है कितनी, 12 दी गई है। तो इस 12 की इससे गुणा करा देना। 45.6 की जब आप 12 से गुणा कराएंगे तो योगफल आपका निकल के आ जाएगा। जब आप गुणा कराएंगे तो 12 छंग 72 हो जाएगा, ठीक है। 12 छंग 72, 7 बचेगा, 12 पंचे 60 और 7 67 हो जाएगा, आपका 6 बचेगा, और 12 चौको 48, 6 कितना हो जाएगा, 52। आपका कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो 52 आप लिख देंगे यहाँ पर, तो ये पॉइंट आपका यहाँ लग जाएगा। तो आंसर आपके पास में आ जाएगा 527.2 किलोग्राम, ठीक है, 527.2 किलोग्राम। 1 मिनट रुकेंगे आप सभी लोग, थोड़ा सा मेरा राड बंद हो गया है, ठीक, तो घबराएंगे नहीं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है राड में, ये थोड़ा इधर उथल पुथल बचा रहा है, जाएगा कोई नहीं, ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, ठीक, कोई भी बच्चा घबराएगा नहीं, थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी यहाँ पे, थोड़ा मिस्टेक हो गई क्या यहाँ पे। 12 छंग 72, ये हो गया 12 छंग 72, 7 बच गया, 12 पंचे 60, 67, 6 बच गया। अच्छा 12 चौक 48, 48 से 54 होता है, हाँ ठीक, चलो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। योगफल थोड़ा इधर राड हो गया ना, तभी तो मिस्टेक हो गई। ये आपका योगफल आ गया 547.2 किलोग्राम का, ठीक है। इतने किलोग्राम 12 व्यक्तियों का भार जिनका योगफल मैंने बताया आपको, ठीक है। ये सवाल आपका हो गया। नेक्स्ट सवाल पे हम आपके बढ़ते हैं। अब दूसरे के चारों पार्ट तुम्हारे खत्म हो चुके हैं, चारों पार्ट दूसरे के हो गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं आकर के तीसरे वाले आप पार्ट पे, ठीक है, कि तीसरे का क्या कह रहा है हमसे, तीसरे का क्या कह रहा है हमसे। तो तीसरे के का की बात कर लेते हैं। तीसरे का जो का आपके पास में है वो है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF और LCM निकालना है तुमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। किसके विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको 96 और 404 का LCM चाहिए और HCF चाहिए, ये चाहिए तुम्हारे पास में, ठीक है। तो 96, पहले तो आप इसके अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 96 के और 404 के फैक्टर करना सीख लीजिए आप, ठीक है। फैक्टर आपको अगर आगे तो आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो देखो फैक्टर करने का सबसे बेहतरीन तरीका आपको हम बता दें कि आपको पीछे रखना है, पीछे यहाँ पे कहीं साइड में कर लिया करो। 2 से काटो 48 पे कटेगा, 48 दूना 96 होता है। 2 से काटोगे तो 24 पे कटेगा, 2 से काटोगे तो 12 पे कटेगा, 2 से काटोगे तो 6 पे कटेगा, 2 से काटोगे तो 3 पे कटेगा, 3 से काटोगे तो 1 पे कटेगा। जैसे जैसे आपने गुणनखंड किया ऐसे यहाँ बना लो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 96, 3 दूना 6 3 दूना 9। आप देखो 404 के कर लो फैक्टर फटाक से। 404 के फैक्टर करोगे, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे 2 कम 2 0 1, अभी 101 तुम्हारा 101 बार में कट जाएगा। इसको लिख लोगे 2 गुणे 2 गुणे 101। सबसे पहले तुम HCF निकाल लो कि इसका HCF क्या होगा। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, मतलब HCF का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है इसका मतलब, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात आती है तो आपको दोनों में जो कॉमन मिलता है, देखो यहाँ से यहाँ पे 2 2 कॉमन मिल रहा है तो आपको 2 चिपका देना है, यहाँ पे आपको 2 2 कॉमन मिल रहा है तो आपको 2 चिपका देना है, ठीक है। दोनों की गुणा करा के लिख देना है कि HCF इसका कितना होगा,
4 होगा। आ गई बात समझ में। अभाज्य गुणनखंड विधि से कहे थे तो अभाज्य गुणनखंड विधि यही होती है आपकी, ठीक है। अब आपको निकालना है इसका एलसीएम। एलसीएम जब आप निकालेंगे आकर के तो जो कॉमन मिला है वो तो पहले आपको लिखना ही लिखना है, और जो बचता है सब कुछ इसमें का दोनों का लिख देना होता है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 101, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करा लेंगे तो 96 आ जाएगा आपके पास में, ये आंसर आ जाएगा आपके पास में। आप बताओ किस किस को समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से। लासा मासा सबको निकालना आता है, सभी को आता है लासा मासा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को लासा मासा निकालने में, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप लगातार अगर हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में बने रहेंगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे के खा खरगोश वाली, ठीक है। खा से खरगोश कह रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण, आपको एक रैखिक समीकरण दी गई है kx प्लस 3y माइनस का k माइनस 3 बराबर में 0। एक ये समीकरण आपके पास में है, और एक दूसरी समीकरण आपको दी गई है 12x प्लस ky माइनस का k बराबर में 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। बस इस लाइन को हमेशा याद रखना, इस लाइन को अगर भूल गए तो तुम्हारा समझ लो सारा खेल बिगड़ गया। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अद्वितीय हल हैं, ठीक है। इसके लिए 3 कंडीशंस होती हैं तुम्हारे पास में। अपरिमित रूप से अनेक हल की अलग कंडीशन होती है, अद्वितीय हल की अलग होती है, अनेक हल की अलग कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये तुमको याद रखना कि कब संगत होती, कब समांतर होती रेखाएं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको चीज बता दें कि इसकी तुलना कराओ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से आप इसके कंपेयर कराएंगे तो x की जगह पे x है तो a1 की जगह पे आपका k आएगा, y की जगह y है तो b1 की जगह पे आपका 3 आएगा, और c1 कांस्टेंट वैल्यू होती है तो पूरा आपको चिन्ह सहित लिखना है माइनस का k माइनस 3। दूसरे में आपको तुलना करा देना है a2x, 2 चर वाले रैखिक समीकरण की बात करते हैं। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से आप तुलना कराएंगे तो यहाँ से जब आपका a2 का मान निकलेगा वो 12 आएगा, जो b2 का मान आएगा वो k आएगा, और जो c2 का मान आएगा वो माइनस का k आएगा, ठीक है। हमेशा कोई भी वैल्यू लिखते हैं उसको चिन्ह सहित लिखते हैं। जब बोले तुमसे कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, नीचे सभी को दिख रहा है ना, अनेक हल हैं। इसके लिए आपको कंडीशन एक ही याद रखनी है कि सर ने बताया था कि a1 अपान a2 बराबर में b1 अपान b2 बराबर में c1 अपान c2। यही एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि अपरिमित रूप से अनेक हल जब होते हैं तो एक ये फार्मूला होता है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो बताएं हमें, नहीं दिक्कत होनी चाहिए। अब देखो इधर, अगर इधर हम लगाते हैं तो यहाँ तक बताओ सभी लोगों, यहाँ तक दिखेगा आपको, दिखेगा, ठीक है। यहाँ हम बता रहे हैं आपको, ये फार्मूला आपने बना लिया है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यू पुट कर देनी है। a1 लिखा ऊपर तो a1 की वैल्यू कितनी है, k है तो k रखेंगे, बटे में a2 लिखा है, a2 की वैल्यू 12 है तो 12 रखेंगे, बराबर में b1 की वैल्यू आपके पास में 3 है तो 3 रखेंगे, फिर b2 लिखा है बटे में तो b2 की वैल्यू कितनी है, k है तो k रखेंगे, बराबर c1 की वैल्यू माइनस का k माइनस 3 है तो ये रखेंगे, बटे में c2 की वैल्यू आपके पास में माइनस का k है तो ये रखेंगे आकर के, ठीक है। एक चीज़ अगर देखो तो माइनस या माइनस तो तुम्हारा यहीं से खत्म हो जाएगा। एक बार इसके बराबर में रख दो, एक बार इसके बराबर में रख दो, तो k बटे 12 बराबर में, या इसी के बराबर में रख देते, काहे उसके बराबर में ले जाओगे, ठीक है। 3 बटे में k आ जाएगा तो k से k की गुणा करोगे तो k स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 12 तिया कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो k का मान जब निकालोगे तो अंडर रूट 36 होगा, और k की जब वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस 6 निकल के आपके पास में आ जाएगी। तो ये हो गया k की वैल्यू प्लस माइनस 6। ये अपरिमित रूप से अनेक हल होने की कंडीशन आपके पास में होती है, बस आपको बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। जब तक आपको आएगा नहीं तब तक आपकी समझ में क्या आएगा, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, उसी सवाल का, बहुत बेहतरीन सवाल था आपके पास में वो सवाल जो था। अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया करो और बाद में लिख लिया करो, ठीक है। सवाल को मैंने छोड़ दिया है, यहीं से आप लोग लिख लेंगे, आगे हम बिगाड़ देंगे फिर। कौन सा पार्ट हो गया आपके पास में, तीसरे का खा वाला पार्ट हो गया। अब तीसरे के गा वाले की बात कर लेते हैं, जो तीसरे का गा दिया गया है तुम्हारे पास में। कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है,
एक त्रिभुज दिया गया है आपको ए बी सी, ठीक है, एक ए बी सी त्रिभुज आपको दिया गया है ए बी सी। एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है, समद्विबाहु में दो भुजाएं आपको बराबर रखनी है। कहने का मतलब है कि जो ए सी भुजा है वो बी सी के क्या है आपके पास में बराबर, ये आपको गिवन है, दिया गया है। कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, फिर कहा है जिसका कोण सी समकोण है, तो कोण सी ये वाला 90 डिग्री है, समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण कहलाएगी आपकी, और ये वाली भुजा आपकी लंब कहलाएगी, और नीचे वाली भुजा को हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। बेस ये हो गई, परपेंडिकुलर ये हो गई, और हाइपोटेनस ये हो गई आपके पास में। उसने कहा है तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है आपको, जो प्रूफ करना है वो हम यहाँ लिख रहे हैं आपको कि ए बी का स्क्वायर बराबर में 2ac²। ये चीज़ आपको प्रूफ करके दिखानी है। बहुत ही आसान सवाल है, 2 नंबर का सवाल आपसे शायद पूछा है इसने, हाँ 2 नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है, कोण सी समकोण सिद्ध करना। अब देखो आपको पाइथागोरस प्रमेय आती होगी, पाइथागोरस आपको प्रमेय आती है तो आपको उत्पत्ति में सीधे डाल करके लिख देना है कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर, अब कर्ण हमारे पास में ए बी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर बराबर में ए सी, अब हमको देखो ए सी जो सिद्ध करना है तो ए सी ऐसे रखेंगे, प्लस बी सी लिखा आपके पास में। अब बी सी जो है वो किसके बराबर है? ए सी के, तो जहाँ बी सी है उसकी जगह पे आपको ए सी लिख देना है, तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर बराबर में ए सी स्क्वायर ये आपका बन गया 2ac²। अब यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। 2 नंबर आपके फ्री और फोकट के थे। कुछ था आपके सवाल में? कुछ नहीं था, बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। घबराना मत कोई लोग, बने रहना चैनल पे, ठीक है। टाइम तो थोड़ा लगता है बट बेहतरीन तरीके से हम आपको बहुत ही उम्मीद लेकर के आए हैं कि ये वीडियो हमारा जो है आप सभी लोग देखेंगे पूरा का पूरा, ठीक। जितने आप देखेंगे उतने आपको समझ में आएगा, हमें भी पढ़ाते हुए मज़ा आएगा, क्योंकि आप लोगों से ही मुझे मोटिवेट मिलता है। जब आप लोग ही देखेंगे नहीं तो हम मोटिवेट कहाँ से होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरे का घा। अब हम बात करते हैं तीसरे के घा की, तीसरे का घा वाले पार्ट की बात करते हैं। तीसरे का घा आपके पास में क्या है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या, एक बेलन आपको बेहतरीन सर बना लेना है। ये वो वाला बेलन नहीं है जो घर में रोटी सेकी जाती है, ठीक है। सिलेंडर है आपके पास में, ये एक सिलेंडर है आपके पास में, ठीक है। इस सिलेंडर की कुछ ना कुछ हाइट होती है, यहाँ पे इसकी सिलेंडर की कुछ ना कुछ ऊंचाई होती है, ये सिलेंडर की त्रिज्या होती है, पूरा हमारे पास में व्यास होता है। इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और बेलन का वक्रपृष्ठ पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो जो दिया गया रहता है वो आपको लिखना होता है कि बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या जिसको आप आर से डिनोट करते हैं, ठीक है, वो दे दी गई है आपको 4 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई ऐसे लिखते हैं पूरा सवाल, बेलन की ऊंचाई जिसको आप एच से डिनोट करते हैं, ये आपको 14 सेंटीमीटर दी गई है। बेलन का वक्रपृष्ठ, क्या? बेलन का वक्रपृष्ठ, आप बेलन के वक्रपृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? 2πr/h, यही तो होता है बेलन के वक्रपृष्ठ का फार्मूला, 2πr/h। गुणा करा दो, 2 गुणे पाई का मान डाल दो 22/7, त्रिज्या का मान डाल दो 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई का मान डाल दो 14 सेंटीमीटर। 7 से इसको निपटा देते हैं, 7 दूनी 4, 7 दूनी 14 हो गया, कट गया आपके पास में। अब 4 दूनी 8 बन जाएगा, 8 दूनी 16 बन जाएगा, या 22 2 चक्कू 88 लिख लेते हैं यहाँ पे, और गुणे 2 दूनी 4 लिख लेते हैं, तो 4 32 बनेगा, 3 आएगा, 4 32 3 35 बनेगा वर्ग सेंटीमीटर। सबको सेंटीमीटर में दिया था, तो ये बेलन का हो गया आपके पास में वक्रपृष्ठ। ये भी आपका सवाल था 2 नंबर का। सारे पार्ट इसके हो गए, 3 के भी सारे पार्ट आपके हो गए। अब बात कर लेते हैं पार्ट के 4 की, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट लो, हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, अब 3 पार्ट हो गए आपके पास में। अब हम बढ़ते हैं चौथे पार्ट पे, ठीक है। चौथे पार्ट पे बढ़ते हैं। देखो कितने बेहतरीन बेहतरीन सवाल आपसे पूछा, कितने 1-1 2-2 नंबर के सवाल, कितने आसान से सवाल, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? ऐसे ही पेपर आएगा, सेम पेपर ऐसे आएगा, बस अब की बार में 20 बहुकल्पी होंगे, तो क्या सवाल थोड़ी ना बदल जाएगा? सवाल तो ऐसे ही होंगे आपके पास में। ये भी तो 1-1 2-2 नंबर के सवाल हैं, सवाल तो आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, बहुकल्पी ऐसे थोड़ी टिक करके चले आओगे मूर्खों। अब 4 में देखो, 4 के का में देखते हैं क्या बात बोल दी उसने, क्या अरे वाह क्या सवाल दे दिया है। सवाल ने कह दिया कि HCF 306, 657
बराबर 9। तो अब कह रहा है कि एलसीएम 306,657 बराबर क्वेश्चन मार्क। एलसीएम बताना है तुमको कितने का एलसीएम कितना होगा, और एचसीएफ आपको दे रखा है। आपने फार्मूला पढ़ा है, फार्मूला पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सभी ने फार्मूला पढ़ा, फार्मूला पढ़ा। याद होना चाहिए कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में होता है एचसीएफ इंटू में एलसीएम। होता है कि नहीं होता है? पहली संख्या आपके पास में n1 ये दे दी गई, दूसरी संख्या n2 आपको ये दे दी गई। तो n1 की जगह पे लिखो 306, n2 की जगह पे लिखो 657 बराबर में एचसीएफ। एचसीएफ आपको दिया गया कितना? 9। तो जहाँ एचसीएफ है वहाँ 9 लिखना है, और यहाँ एलसीएम लिख करके 306,657 छोड़ देना है। इसी का मान निकालना है। जो चीज़ इसके गुणे में होती है वो इसके बटे में आ जाती है। खूब बखूबी आपको आती है। 306 गुणे 657 बटे में 9 बराबर में एलसीएम को 306,657 लिख करके छोड़ देते हैं। अब 9 से आपको इसको निपटा देना है। निपटा दोगे कि नहीं? 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रुक 27, बचे कितने? 3। कितना बचा आपके पास में? 3 बचा कि नहीं बचा? 27 और 3 होता है 30, तो 36 हो गया, और 9 चौक होता है 36, तो 657 गुणे 34 की गुणा करके लिख लोगे, या गुणा करके हम बता देते हैं 22,338 आएगा आपकी गुणा करके 22,338। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। किस किस को समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे बढ़ लेते हैं। खा वाला, चौथे का खा पार्ट देखो क्या दिया गया है। कह रहा है कि यदि साइन 3a, यदि साइन 3a बराबर में कास वो कास नहीं, ये कास है। ठीक है, कोसाइन जिसको बोलते हो, 26 डिग्री कॉस a माइनस 26 डिग्री हो, जहाँ 3 एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। साइन 3a बराबर में कास को तुम्हें तोड़ना है किसके पदों में? साइन के पदों में। चाहे साइन को तोड़ लेते हैं आप कास के पदों में, ये आपकी मर्जी। ठीक है, तो अगर चाहो तो यहाँ से तोड़ सकते हो। यहाँ पे कास 90 माइनस थीटा लिख सकते थे, तुम लिख सकते थे ना कास 90। चलो इस जिधर से बताओ उधर से बता दें, चलो आपकी इच्छा। इसको हम लिख सकते हैं कास 90 माइनस थीटा, साइन थीटा हमारे पास में होता है, तो कास 90 माइनस थीटा ये लिख लेंगे। साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास में, तो कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह पे ए लिख देना है, बराबर में कास a माइनस 26 डिग्री। ये हो जाएगा अपने पास में। कास इधर लिखा, कास इधर लिखा, कास से कास खत्म होगा, तो 90 माइनस 3a बराबर में a माइनस 26 डिग्री। अब तुमको a एक साइड में लाना है, संख्या संख्या एक साइड में लाना है, तो 90 प्लस 26 बराबर में a प्लस 3a। ठीक है, तो 6 और 9 2 11 बराबर में 4a। 4 से इसको काट देंगे तो 4 8 2 जा 8 3 और 4 9। ठीक है, 89 आएगा ना। 4 दूनी 8, ठीक, 4 दूनी 8 29 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 29 डिग्री। ठीक है, तो a का मान आपके पास में आ जाएगा 29 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है सभी को? सभी लोग बताएंगे, दिखता है ना सभी को? यहाँ तक दिख रहा है। ठीक, लास्ट वीक यही दिख ही रहा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चौथे के गा वाले पार्ट पे, कि चौथे का गा पार्ट क्या कह रहा है आपके साथ में। बाद में स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, अगर कोई दिक्कत हुआ करे, हम समझाते तो चल रहे हैं। गा वाला तुमसे कह रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर, तो 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर टिकाओगे, एक दीवार बना लो। ये 10 मीटर लंबी सीढ़ी हो गई, ये 10 मीटर लंबी क्या है हमारे पास में? सीढ़ी है। ये एक दीवार पर टिकी हुई है, दीवार से इसकी दूरी हो गई हमारे पास में x। ठीक है, दीवार की ऊंचाई उसने दे रखी है 8 मीटर। ये ऊंचाई तुमको दे रखी है कितनी? 8 मीटर की ये ऊंचाई दे रखी है। उसने पूछा है कि सवाल ने पर स्थित एक खिड़की एक पहुंचते दीवार के आधार से, दीवार का आधार ये है, सीढ़ी का आधार ये है, इनके बीच की दूरी को ज्ञात कीजिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये 90 डिग्री का बन गया। पाइथागोरस प्रमेय अभी हमने आपको सिखाई थी, एक नामकरण कर दो ABC। अब तुमको पता है ये कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस
BC का स्क्वायर बन गया तुम्हारे पास में। तो कर्ण कितनी हमारे पास में 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे। AC हमारे पास में 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, प्लस BC x है तो x का स्क्वायर करेंगे। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है अपने पास में, 64 हो जाएगा, प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा। ये 64 इधर उठ के आएगा, तो 100 माइनस 64 बराबर में x स्क्वायर। 100 में से 64 जाएगा तो 36 बचेगा, बराबर में x स्क्वायर। स्क्वायर से इस पर आएगा अंडर रूट, तो ये बचेगा x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर। कितना आसान सवाल आपसे पूछा था और 2 नंबर का सवाल था आपके पास में। ठीक, कितने नंबर का सवाल था? 2 नंबर का सवाल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा है चौथे के घा वाले पार्ट में, चौथे के घा वाले पार्ट में आप सभी को बनाना है। कह रहा है कि 5.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो सबसे पहले एक रेखाखंड खींच लेना जिसकी लंबाई होनी चाहिए 5.8, ए और सी इसको मान लेना है। फिर कह रहा है कि इसे 4:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो 4 3 7 1 7 सेंटीमीटर का इस पर एक न्यून कोण बना लेना। एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा आपको खींचनी है। 4:3 के अनुपात में इसको बांटना है। 4 3 7 सेंटीमीटर होगा, इसको बराबर बराबर पार्ट में बांट देना। कितने बराबर पार्टों में बांटना है तुम्हें, ठीक है। तो इस पर तुम्हें ऐसे ऐसे लाइन बना करके एक त्रिभुज की रचना कर देनी है और रचना के क्या लिख देने हैं? पद लिख देने हैं। ठीक, बताओ, विभाजित कीजिए, दोनों भागों की माप लिखिए। यही पूछ रहा था कि दोनों भागों की माप लिखिए, नाप करके आपको बता देना है। ठीक, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। चार के पूरे पार्ट मैंने आपको करा दिए हैं। 40 मिनट का वीडियो भी बन गया है, काफ़ी लंबा भी वीडियो हो गया है। ठीक है, अब बचेगा आपके पास में 5 वाला पार्ट, फिर बचेगा 6 और बचेगा 7, जिसमें आप 6 नंबर में खेलेंगे और 4 नंबर में खेलेंगे। तो ये वाला पार्ट जो बचा 5 6 7, अभी 5 6 7 मतलब 4 4 8 4 12 क्वेश्चन आपके पास में बचे, जिसमें से 6 नंबर के होंगे और सब 4 4 नंबर के होंगे। तो ये हम कराते हैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है, इसको आपको 2 घंटे में सॉल्व करना है। आप डेली प्रैक्टिस करो। मैथ की सबसे बेहतरीन एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके दिमाग में छपती चली जाएगी। ठीक है, किसी चीज़ को अगर आप बार बार देखेंगे, एक दिन नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, 3 दिन नहीं आएगी, जब आप बार बार देखेंगे, किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे तो आपके पास में दौड़ के चली आएगी। ठीक है, मजबूर कर दो उसको। क्या कर देना है तुम्हें? मजबूर कर देना है उस चीज़ को। जब किसी चीज़ को तुम मजबूर कर देते हो तो वो चीज़ आपके कदमों में गिर ही जाती है। क्या हो जाती है? गिर ही जाती है आकर के। ठीक, तो मजबूर कर दो किसी चीज़ को। और अब 15-16 दिन बचे हैं, अगर कम भी सोओगे तो मर नहीं जाओगे। इस बार आपको पेपर की खोपड़ी में क्या करना है? छेद करके आना है। ठीक है, तो इसी बात पर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी नहीं, एक कहावत है बहुत ही प्यारी। ठीक, थोड़ा मोटिवेट रहा करो, इसके लिए मैं बता रहा हूं कि पूरी धरा साथ दे तो और बात है, पूरी धरा साथ दे तो और बात है, पर तुम जरा साथ दो तो और बात है। चलने को एक पैर से भी चल रही है दुनिया, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। ठीक है, तो इसी के साथ में आप सभी लोग अगर आप साथ देते हैं तो हम मोटिवेटेड रहते हैं। आप गुरु दक्षिणा के रूप में आप लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, आपसे हाथ जोड़कर यही मेरी विनती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर आप नए हैं तो, पुराने स्टूडेंट हैं तो आप इसको देखेंगे और अपने पढ़ाई का मजा लेंगे। इसके साथ साथ में डेली हम आपको मैथ का एक सेट देंगे और एक साइंस का सेट देंगे आपको। ठीक है, बस उसी को आपको तैयारी के साथ में लगे रहना है। तो जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। बने रहना हमारे YouTube चैनल के साथ में। जय हिंद, जय भारत।